1965 से चले आ रहे द मोस्ट इलस्ट्रियस, द मोस्ट प्रेस्टिजियस बॉडी बिल्डिंग शो मिस्टर ओलंपिया में काफी कमाल की फिजिक्स हमने देखी है। और इन हजारों कमाल की फिजिक्स के बीच 18 ऐसी फिजिक्स थी जो कि अल्टीमेट फिजिक्स अभी तक की मानी गई है, जो कि 18 मिस्टर ओलंपिया चैंपियंस रहे हैं अभी तक। एंड नो डाउट अपने टाइम पे इन 18 चैंपियंस की अल्टीमेट फिजिक थी, लेकिन ऑन दी हाइंडसाइट अगर हम नजर डालें उनकी फिजिक पे तो कहीं ना कहीं हम लोग को हर एक मिस्टर ओलंपिया, हर एक अल्टीमेट चैंपियन में कोई ना कोई कमी जरूर नजर आएगी। तो क्यों ना आज की इस वीडियो में 1965 से लेकर 2024 के बीच जितने भी अल्टीमेट चैंपियन, जितने भी मिस्टर ओलंपिया बने हैं, उनकी वीकनेसेस देखते हैं। कौन सी ऐसी चीज थी जिसने उनको ह्यूमन बना दिया, जिसने उनको किताबों में लिखा हुआ एक मिस्टिकल क्रिएचर से एक इंसानी वर्जन जो कि परफेक्ट नहीं है वो बना दिया। दिस इज एवरी मिस्टर ओलंपियाज वीकनेस। दोस्तों सबसे पहले जो मिस्टर ओलंपिया बने थे वो थे लैरी स्कॉट, जो कि लगातार 2 मिस्टर ओलंपिया जीते थे, 1965 का और 1966 का। दोस्तों लैरी स्कॉट को अक्सर एक ब्रिज बताया जाता है गोल्डन एरा और सिल्वर एरा के बीच। उनकी फिजिक एक ऐसी फिजिक थी जो कि ग्रीक गॉड स्टेटस से बस एक स्टेप नीचे थी और सिल्वर एरा के रियलिस्टिक स्टैंडर्ड से एक लेवल अप। उनकी फिजिक में एब्सोल्युटली हम लोग को एक कमाल का शेप नजर आता था। ओवरऑल एक अच्छी मास, अच्छी शेप नजर आती थी। उनके आर्म्स को तो आज की स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी हम कमाल का बोल सकते हैं। और ऊपर से अगर नजर डालें तो उस जमाने के हिसाब से उनके पास कोई भी कमियां नहीं थी। मुझे नहीं लगता कोई भी उनके बॉडी पार्ट को हम लोग एक वीक बॉडी पार्ट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट इतना परफेक्टली बैलेंस्ड, एक परफेक्ट डेवलपमेंट के साथ था। जहां पे कमी की अगर बात करें तो डेफिनेटली उनकी कंडीशनिंग अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा वीक थी, जो कि गोल्डन एरा के काफी और बॉडी बिल्डर्स में थी। लेकिन दोस्तों लैरी स्कॉट का कोई बॉडी पार्ट ऐसा कमजोर नहीं था, तो यहाँ पे हमें उनकी कंडीशनिंग ही को उनकी वीकनेस बताना पड़ेगा। लेकिन अगर उस जमाने के हिसाब से देखें तो आई डोंट थिंक उनके अंदर कोई भी वीकनेस थी। उनकी डेवलपमेंट थ्रू आउट द बॉडी टॉप नॉच थी। दोस्तों दूसरे मिस्टर ओलंपिया हमारे थे सर्जियो ओलिविया सीनियर, जिनका शेप हम सब जानते हैं वन ऑफ द क्रेजीएस्ट शेप रहा है किसी भी बॉडी बिल्डर का। सबसे छोटी सी वेस्ट के साथ इतने कमाल के फ्लेयरिंग लैट्स, उनके अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर उनको देते थे। उनका विक्ट्री पोज आज भी लेजेंडरी है और आज भी वन ऑफ द बेस्ट विक्ट्री पोज माना जाता है, जो कि उनकी कमाल की छोटी वेस्ट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइड लैट्स को एक्सेंचुएट करता था। और बात करें अगर उनकी वीकनेस की तो लैरी स्कॉट ही की तरह यहाँ पे भी मुझे कोई उनकी वीकनेस ऐसी पिन पॉइंट होते हुए, ऐसी स्टैंड आउट होते हुए नहीं दिख रही है। अपनी ओवरऑल बॉडी के हिसाब से एकदम फ्लॉलेस फिजिक थी उनकी। कमाल की लेग डेवलपमेंट और अपर बॉडी डेवलपमेंट कैरी करते थे वो। वैसे तो दोस्तों हम लोग ग्लूट्स बोल सकते हैं, लेकिन ग्लूट्स यहाँ पे हर एक एथलीट के उस समय में अच्छे नहीं होते थे, तो सबके हमें ग्लूट्स ही बोलने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को लैरी स्कॉट से भी ज्यादा सर्जियो ओलिविया सीनियर की कंडीशनिंग को खराब बोलना पड़ेगा। उनकी डेफिनेशन हम लोग को स्टेज पे अक्सर उस लेवल की नहीं दिखती थी जितनी हम लोग को लैरी स्कॉट की दिखती थी। और अगर लैरी स्कॉट की हम लोग ने बिलो एवरेज कंडीशनिंग अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से दी है, तो आई थिंक उससे भी बिलो एवरेज कंडीशनिंग यहाँ पे सर्जियो ओलिविया अपनी स्टेज पे लाते थे। कॉमन लोगों के हिसाब से खतरनाक कंडीशनिंग थी उनकी, खतरनाक डेफिनेशन थी। लेकिन अगर हम लोग बॉडी बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे उनकी कंडीशनिंग बहुत ही वीक थी। और आज के शोज में अगर वो इस कंडीशनिंग के साथ उतरते तो आई थिंक उनको लास्ट प्लेस मिलती। रिसेंटली हुए आर्नोल्ड क्लासिक पे हमने जैसे कि देखा क्लासिक फिजिक एथलीट्स की कमाल की कंडीशनिंग थी, और उस कंपटीशन में अगर वैसी ही कंडीशनिंग जैसी सर्जियो उस जमाने में लाते थे वैसी लाते तो आई डोंट थिंक वो बहुत ऊपर प्लेस हो पाते, सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रक्चर और कमाल की ओवरऑल डेवलपमेंट के दम पे। तो आई थिंक यहाँ पे भी हम लोग को कंडीशनिंग को एक वीक पॉइंट बोलना पड़ेगा। दोस्तों अब आते हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, और हम सब जानते हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर एवर। हर एक स्पोर्ट में जो सबसे रिवोल्यूशनरी एथलीट होता है उसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का दर्जा मिला होता है, और यहाँ पे इस स्पोर्ट में हम लोग मोस्ट डेफिनेटली आर्नोल्ड को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का दर्जा दे सकते हैं। जिस तरीके से क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आर्नोल्ड को बॉडी बिल्डिंग में मान सकते हैं। आर्नोल्ड की अपर बॉडी कंप्लीटली फ्लॉलेस थी विद द ग्रेटेस्ट चेस्ट ऑफ ऑल टाइम, साथ ही साथ वन ऑफ द बेस्ट बाइसेप्स एवर, जहाँ पे उनके खूबसूरत फ्लो में हाथ उनकी कोबरा बैग भी देती थी। लेकिन विदाउट अ डाउट यहाँ पे एक क्लियर वीक पॉइंट हम लोग को नजर आता था आर्नोल्ड की फिजिक में, वो थे उनके लेग्स। उनके लेग्स दोस्तों उस टाइम के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी कमजोर थे। उनके लेग्स में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हम लोग को नहीं दिखती थी, स्पेशली काउंटिंग हिज ओवरऑल फिजिक। उनकी पूरी फिजिक में अगर हम लोग नजर दौड़ाएं तो उनके लेग्स तो बहुत ही वीक पड़ जाते थे। जहां इनफेमसली 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन फिल हीथ ने भी बोला था कि आर्नोल्ड हैज नो लेग्स, आर्नोल्ड के पास लेग्स ही नहीं थे। और काफी हद तक ये स्टेटमेंट ट्रू है। उस जमाने में लेग्स पे मैं जानता हूँ इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जाता था, लेकिन और एथलीट्स के जैसे उनसे पहले ही मिस्टर ओलंपिया बने सर्जियो ओलिविया सीनियर के जिस लेवल के लेग की डेवलपमेंट थी उसको भी मैच मेरे ख्याल से आर्नोल्ड नहीं कर पाते थे, स्पेशली कंसीडरिंग हिज मैसिव ओवरऑल बॉडी। उनकी अपर बॉडी का मास कंप्लीटली ओवरशैडो कर देता था उनकी लोअर बॉडी को। इसी के साथ दोस्तों अगर हम लोग अपने नेक्स्ट मिस्टर ओलंपिया की तरफ चले तो वो थे आर्नोल्ड के सबसे करीबी दोस्त फ्रैंको कोलंबो। और फ्रैंको की भी कमाल की एक फिजिक थी, वन ऑफ द बेस्ट चेस्ट में से उनका भी चेस्ट आता है, और उनकी बैक भी बहुत ही क्रेजी थी। आर्म्स में कमाल की
डेवलपमेंट थी और लेग्स भी उनके काफी अच्छे थे। एंड अगेन मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ उनकी वीकनेस चूज करने में। मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे कौन सी चीज ऐसी है उनकी फिजिक में जिसको मैं एक सर्टेन वीक पॉइंट बोल सकता हूँ उनका। लेकिन अगर हम लोग उस टाइम के मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन को देखें तो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने काफी बार उनको सेकंड प्लेस किया था आर्नोल्ड से, तो वो थी उनकी हाइट। दोस्तों वो उतने स्टेज पे डोमिनेटिंग नहीं थे जितने आर्नोल्ड थे। अपने फ्रेम के हिसाब से तो कमाल की डेवलपमेंट थी, शायद आर्नोल्ड से भी ज्यादा पाउंड पर पाउंड उनके पास मसल हो, लेकिन ओवरऑल डोमिनेंस की बात करें, ओवरऑल स्टैचर की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं वो कम पड़ जाते हैं। और ये चीज तो हम लोग बिना शक के बोल सकते हैं कि अगर वो आर्नोल्ड की हाइट के होते तो शायद अभी हम लोग उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोल रहे होते हैं। बिकॉज गोल्डन एरा के क्रेजी एस्थेटिक्स के साथ साथ उनके पास कमाल की थिकनेस, कमाल की वॉल्यूम, कमाल की मास भी थी और कुछ मायनों में उस एरा के मास मॉन्स्टर भी थे वो। तो आई थिंक हाइट के अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी और वीकनेस ऐसी है जिसको हम लोग डायरेक्टली पिन पॉइंट कर सके। इसके बाद दोस्तों आते हैं फ्रैंक ज़ेन, गॉड ऑफ एस्थेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में। और ये निकनेम कंप्लीटली डिजर्व करते हैं वो, क्योंकि उनके एस्थेटिक्स कमाल के थे। हर एक कॉमन इंसान उनके जैसी फिजिक चाहता है। लेकिन सच बात तो ये है दोस्तों कि उनकी फिजिक बॉडी बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी वीक थी। उनकी थिकनेस, उनकी मास और एथलीट्स के हिसाब से काफी कम थी। उस जमाने में अगर वो मिस्टर ओलंपिया तक जीतते थे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंडीशनिंग के बलबूते पे जीतते थे, अपनी कमाल की फाइन लाइंस, अपनी कमाल की डेफिनेशन की वजह से जीतते थे, अपनी डिटेल्स की वजह से जीतते थे। एंड इन माय हम्बल ओपिनियन एक ऐसी चीज जिसने उनको रोका और टाइम मिस्टर ओलंपिया बनने से और एथलीट्स को पीछे रखने से और मिस्टर ओलंपिया चैंपियंस को डिथ्रोन करने से, वो उनकी ओवरऑल थिकनेस ही थी, वो उनकी ओवरऑल मास ही थी। पूरे शरीर में थोड़ा और अगर वो मसल ऐड करते हर एक जगह तो वो कंप्लीटली अनडिनाइबल टाइप के बॉडी बिल्डर हो सकते थे। लेकिन शायद तब हम उनको किंग ऑफ एस्थेटिक्स ना बोलते, जिसकी वजह से हम लोग ये तो जरूर बोल सकते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। दोस्तों हमारे अगले मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है क्रिस डिकरसन, जिनको फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया ऑफ ऑल टाइम भी बोला जाता है। और मैं ये बोल के उनकी अकॉम्प्लिशमेंट, उनकी अचीवमेंट्स डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो टॉप ऑफ द टॉप प्लेयर्स हैं उनमें से सबसे कमजोर प्लेयर इनको माना जाता है। जहाँ वीकनेस की बात करें तो अप फ्रंट हम लोग काफी वीकनेसेस उनकी फिजिक में नोटिस कर सकते हैं। उनकी बाइसेप्स एक्सट्रीमली फ्लैट नजर आती थी, उनका चेस्ट भी डेवलपमेंट वाइज और शेप वाइज उतना प्लीजिंग नहीं नजर आता था, उनकी बैक काफी शोज में डिटेल्स लैक करती थी। और वही बात अगर हम लोग को एक चीज पे पिन पॉइंट करना है तो कौन सी ऐसी चीज होगी जिसपे हम लोग पिन पॉइंट करें? एंड आई थिंक हम लोग को बिना कहीं और देखे उनकी फिजिक पे नजर डालनी चाहिए, तो हम लोग को क्लियर आंसर मिल जाएगा। उनके दोस्तों मसल का शेप, जिसको हम लोग कहते हैं मसल बेलीज, वो काफी अंडरवेलमिंग था, स्पेशली उस जमाने में जहाँ पे एक फिजिक की प्लीजिंगनेस ही सब कुछ होता था, एक फिजिक की एस्थेटिक्स ही सब कुछ होते थे। वहाँ पे उनकी फिजिक देखने में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी। उनकी मसल का शेप वैसा नहीं है जैसा हम सब चाहते हैं, वो आइडियल शेप वो अपनी फिजिक में, अपने मसल्स में कैरी नहीं करते थे, जिसकी वजह से आई थिंक उनकी मसल बेलीज को उनकी एक वीकनेस बोलना ये गलती नहीं होगी। दोस्तों इसके बाद के हमारे मिस्टर ओलंपिया है समीर बनूत। और दोस्तों समीर बनूत भी एक ऐसे एथलीट है, एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जिनकी फिजिक में कमी ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनकी फिजिक बहुत ही परफेक्टली बैलेंस थी। उनकी फिजिक में डेवलपमेंट पूरे बॉडी में बराबर से था, कोई भी उनका एक मसल दूसरे मसल को ओवर पावर नहीं करता था, सब एक हार्मनी के साथ चलते थे। जहाँ पे अगर हम लोग नजर दौड़ाएं उनके आर्म्स पे तो क्रेजी आर्म्स थे उनके, चेस्ट तो गोल्डन एरा वाला ही चेस्ट था उनका जो कि क्रेजी था। बैक उनकी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में आ जाती है, उनकी बैक डेफिनेटली बॉडी बिल्डिंग की हिस्ट्री में टॉप 10 बैक्स में आती है। उनके लेग्स की भी डेवलपमेंट बहुत ही कमाल की थी और उनकी पूरी फिजिक को जो जोड़ने वाला पार्ट था, उनकी पूरी फिजिक को जो एक साथ में रखने वाला हिस्सा था, वो उनका मिड सेक्शन था, उनके एब्स थे जो कि बहुत ही ब्लॉकी और नोटिसेबल थे। ऐसे में ऐसी फिजिक की कमी ढूंढ पाना, ऐसे में ऐसे एथलीट की वीकनेस बता पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि समीर कोई भी मिस्टर ओलंपिया इसलिए नहीं हारे क्योंकि उनकी फिजिक खराब थी, वो इसलिए हारे क्योंकि और एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स उनसे बेहतर थे किसी न किसी जगह पे, वो चाहे स्टैचर की बात हो, चाहे स्टेज पे डोमिनेंस की बात हो, चाहे ओवरऑल मस्कुलैरिटी कंडीशनिंग की बात हो। बट आई थिंक कंप्लीट डेवलपमेंट के हिसाब से और दूसरे एथलीट्स उनसे ऊपर शायद ना हो। ऐसे में उनकी कमी हम लोग उनकी हाइट, उनका स्टैचर ही बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई भी कमी ढूंढ पाना उनकी फिजिक में इज वेरी क्लोज टू इम्पॉसिबल। और इसी के साथ हमारे नेक्स्ट मिस्टर ओलंपिया आते हैं ली हेनी। ओ बॉय, पहले मिस्टर ओलंपिया जिन्होंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो कि 8 मिस्टर ओलंपिया लगातार जीत के आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के 7 मिस्टर ओलंपिया की जीत को सेकंड मोस्ट विन के रिकॉर्ड पे रख दिया था। अब ली हेनी की फिजिक में कमियां तो मुझे कुछ नहीं मिल रही हैं। उनकी फिजिक कंप्लीटली फ्लॉलेस थी, उनकी बैक तो मेरे लिए टॉप 5 बेस्ट बैक में है। उनके सारे मसल का शेप एक आइडियल शेप था, उनका स्ट्रक्चर एक परफेक्ट बॉडी बिल्डिंग स्ट्रक्चर था। और ऐसा एथलीट जिसकी कोई भी वीक पॉइंट नहीं है, उसकी एक वीक पॉइंट जरूर, वो थे उनके आर्म्स। दोस्तों उनके पास बैक थी, उनके पास चेस्ट था, उनके पास लेग्स थी, उनके पास क्रेजी स्ट्रक्चर था, लेकिन काफी शॉट्स में हम लोग देख सकते थे कि उनके आर्म्स उनको अंडरवेलम कर देते थे, उनकी फिजिक को कहीं ना कहीं थ्रो ऑफ कर देते। और मैं ये आर्म्स में बाइसेप्स ट्राइसेप्स दोनों को गिन रहा हूँ। जैसे इस मोस्ट मस्कुलर में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उनके आर्म्स काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग
अंडरवेलमिंग नजर आ रहे हैं। एनीवेज इसी के साथ हम लोग चलते हैं एक और ग्रेटेस्ट एथलीट, एक और ग्रेटेस्ट मिस्टर ओलंपिया ऑफ ऑल टाइम की तरफ, जिन्होंने हमेशा के लिए ये इंडस्ट्री बदल के रख दी थी, जिनको माना जाता है द ओरिजिनल मास मास्टर, जो कि मास मास्टर के एरा को बॉडी बिल्डिंग में इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि लेके आए थे मास मास्टर के एरा को बॉडी बिल्डिंग में। डोरियन येट्स। दोस्तों डोरियन येट्स वन ऑफ द मोस्ट कंडीशनड एथलीट्स में से आते हैं। उनकी बैक डेफिनेटली टॉप टू बैक है हमेशा की। उनका चेस्ट का शेप भी एकदम फिनोमिनल था, उनके लेग्स तो कमाल के थे ही, और उनके काफ्स को तो हम लोग डेफिनेटली दी बेस्ट बोल सकते हैं। लेकिन वही बात करें जो उनकी एक ग्लेयरिंग वीकनेस थी, जिसको हम लोग बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, जो कि हम लोग क्लियरली उनकी फिजिक में नोटिस कर सकते हैं, वो उनकी आर्म्स से, मोस्ट डेफिनेटली उनकी बाइसेप्स। उनकी बाइसेप्स दोस्तों शेप वाइज भी बहुत ही खराब थी और वॉल्यूम वाइज भी बहुत ही अंडरवेलमिंग थी। और ऊपर से जब कुछ मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद उन्होंने अपनी बाइसेप टोर कर दी थी, तब तो उनकी बाइसेप का शेप और भी भद्दा हो गया था। और ऐसे लेजेंडरी एथलीट, ऐसे लेजेंडरी बॉडी बिल्डर की बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल वीकनेस हम लोग उनकी फिजिक में देख सकते हैं। दोस्तों इससे पहले के काफी एथलीट्स हम लोग ने देखे जिनमें एक ग्लेयरिंग वीकनेस नहीं थी, हम लोग को वीकनेस बनानी पड़ रही थी, लेकिन अब से शायद हम लोग को ग्लेयरिंग वीकनेसेस हर एक बॉडी बिल्डर में नजर आए, क्योंकि गोल्डन एरा के जो एथलीट्स है वो परफेक्टली बैलेंस हुआ करते थे। वही जब से ये मास मास्टर एरा आया था, इतनी ज्यादा लोड बॉडी बिल्डर्स अपनी फिजिक में डालने लगे कि कुछ ना कुछ उनकी फिजिक में खराब रह ही जाता था, कहीं ना कहीं से उनकी फिजिक बेढंगी हो ही जाती थी। अब यहाँ पे तो हम लोग उस मेन प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद से वो मेन प्रॉब्लम डेफिनेटली शुरू होगी जिसने मास मास्टर एरा का नाम खराब कर दिया, जो कि थी बबल गट। और बबल गट का नाम ले रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को रॉनी कोलमैन का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट उनकी बबल गट थी हमेशा। मतलब शुरू में नहीं थी, शुरू के कुछ साल उनकी गट बहुत ही परफेक्ट थी, उनके एब्स एकदम सही थे, लेकिन जैसे जैसे वो और ज्यादा अपनी फिजिक में मास ऐड करते गए, जैसे जैसे और ज्यादा वो बड़े होते गए, जैसे जैसे और ज्यादा वो मस्कुलर होते गए, उनकी फिजिक को जोड़ने वाला हिस्सा, उनकी फिजिक को साथ में लाने वाला हिस्सा, उनका मिड सेक्शन, उनका फ्लो अच्छा करने वाला हिस्सा, उनका मिड सेक्शन, उनकी फिजिक की लुक को खराब करता चला जा रहा था। और 2000 के बाद से तो उनकी बबल गट बहुत ही प्रोमिनेंट हो गई थी। लेकिन दोस्तों ये तो अनडिनाइबल है कि अगर रॉनी कोलमैन के पास एक वीक मिड सेक्शन ना होता तो शायद वो बिल्कुल फ्लॉलेस बॉडी बिल्डर होते। शायद सबसे ज्यादा हम लोग करीब परफेक्शन के गए हैं रॉनी कोलमैन के साथ। मेरे ख्याल से उनका मिड सेक्शन ही एक ऐसी चीज थी जिसने उनको फ्लॉलेस होने से रोक दिया, क्योंकि कोई भी और बॉडी पार्ट की बात करें तो हम लोग उसको टॉप 10 ग्रेटेस्ट में गिन सकते हैं उनके, लेकिन वही मिड सेक्शन की बात करें तो टॉप 3 वर्स्ट में हम लोग उसको गिनेंगे। अब दोस्तों रॉनी कोलमैन को डिथ्रोन करने वाले बॉडी बिल्डर थे जे कटलर, अनदर वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स एवर, जिनकी पिक्चर्स आपको इंडिया के हर एक जिम में शायद लगी हुई दिख जाए, जिनकी ये फोटो इतनी आइकॉनिक, इतनी लेजेंडरी है कि वो बॉडी बिल्डिंग की सारी सतहों को, सारी लेयर्स को पार करके आगे निकल चुकी है। और ऐसे एथलीट की भी एक बहुत ही ग्लेयरिंग वीकनेस थी, जो कि उनका वाइड मिड सेक्शन था। रॉनी कोलमैन की तरह उनकी बबल गट नहीं थी, रॉनी कोलमैन की तरह उनका स्टमक बाहर की तरफ नहीं निकला था, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर, जो उनकी वेस्ट थी वो वाइड थी थोड़ी सी। एंड आई बिलीव रॉनी कोलमैन की जो वेस्ट थी वो उन्हीं की गलती की वजह से हुई थी, लेकिन जे कटलर की वेस्ट जेनेटिकली भी वाइडर थी। उनकी पुरानी पिक्चर्स हम लोग देखे तो उनकी ओवरऑल बॉडी के हिसाब से उनकी वेस्ट हमेशा थिकर साइड पे रही है, जो कि अगेन उनके फिजिक के एस्थेटिक्स से बहुत ज्यादा छीन लेती। मिस्टर जैक्सन, जिन्होंने जे कटलर के 2007 की विन को एक फ्लूक बना दिया था, लेकिन एंड में उन्हीं की जीत एक फ्लूक निकली, वही सिर्फ एक वन टाइम चैंपियन बन पाए। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फिजिक एक बहुत ही वीक, एक खराब फिजिक थी, यहाँ तक कि उनकी फिजिक एक फ्लॉलेस फिजिक्स में से डेफिनेटली गिनी जा सकती है। ऑफ कोर्स वो मल्टीपल टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन नहीं बने, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन उनकी लैक ऑफ मस्कुलैरिटी थी। लेकिन उनकी जो कंडीशनिंग हमेशा से रही है स्टेज पे, उनकी जो बैलेंस रहा है हमेशा से, उनका जो मिड सेक्शन रहा है हमेशा से, वो एकदम फिनोमिनल रहा है। उनकी बॉडी हमेशा से डीप सेपरेटेड डेफिनेशन प्रेजेंट करती हुई आई है, जहाँ पे करियर के एंड में तो कमाल की नेक्स्ट लेवल मैच्योरिटी भी वो शोकेस करने लगे थे अपनी। इन्हीं सब रीजंस की वजह से उनका नाम द ब्लेड रखा गया था उनकी करियर की शुरुआत में, क्योंकि उनकी फिजिक में जो डेफिनेशन, उनकी फिजिक में जो कट्स थे वो डेफिनेटली लोगों को ब्लेड की याद दिलाते थे। यही भी दोस्तों अगर उनका एक वीक पॉइंट मुझे पिन पॉइंट करना हो तो मैं डेफिनेटली उनके काफ्स को बोलना चाहूंगा, स्पेशली उस टाइम जब हमारे पास दो ऐसे एथलीट्स थे जिनके काफ्स एकदम फिनोमिनल थे, उनके साथ वो कम्पीट किया करते थे, मतलब फिल हीथ और जे कटलर के अगेंस्ट जब वो स्टैक अप होते तो उनके काफ्स बहुत ही अंडरवेलमिंग लगते थे। बाकी उनका हर एक बॉडी पार्ट इन माय हम्बल ओपिनियन कंप्लीटली फ्लॉलेस था और उनकी बॉडी के साथ एक कमाल का बैलेंस रखता था, लेकिन उनको धोखा दिया तो उनके काफ्स ने। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया के बारे में, फिल हीथ। अब रॉनी कोलमैन की तरह फिल हीथ के भी हर एक बॉडी पार्ट एकदम फ्लॉलेस था, और अगर मैं ये बोलूं कि रॉनी कोलमैन से भी बेहतर उनके मसल का शेप था तो ये गलत बात नहीं होगी। अपने करियर के स्टार्ट में फिल हीथ कंप्लीटली अनडिनाइबल थे, जब तक उनकी वो बबल गट हम लोग को देखने को नहीं मिली थी। उनके बबल गट के आने से पहले काफी लोगों के दिमाग में सिर्फ यही सवाल था कि एक ऐसे बॉडी बिल्डर को जिसको ऊपर वाले ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, इतना बड़ा तोहफा दिया है, उसको कैसे हम हरा पाएंगे, उसको कैसे हम एक ऐसी चीज में हरा पाएंगे जिसके लिए वो पैदा ही
ही हुआ है, लेकिन ऊपर वाला कुछ देता है तो कुछ लेता भी है। और फिलहीत से ऊपर वाला ने लिया उनके एस्थेटिक्स, उनकी बबल गट बहुत ही प्रोमिनेंट हम लोग को 2017 में नजर आई थी। अपने ऑल टाइम वर्स्ट पे वो अपनी ये बबल गट लेके आए थे, जिसने पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक बस सा क्रिएट कर दिया था कि क्या हो गया आजकल के बॉडी बिल्डर्स को, एक कैसे शेप हम लोग को देखने को मिल रहा है, कैसे एथलीट्स को, कैसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को रिवॉर्ड किया जा रहा है, जहां पे काफी बड़े बड़े लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स जैसे कि आर्नोल्ड ने इस इशू पे काफी सवाल भी उठाए थे। People do not come to a show to see bellies. And if they want to do that, they go to a maternity ward or something like that. अब एक ऐसा एथलीट, एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसने डिथ्रोन किया 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया फिलहीत को, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ओलंपिया की जीत में से भी उनकी जीत आती है, जहां काफी लोगों के मुताबिक उनको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जिताया गया था जिससे हम लोग फिलहीत को पेनलाइज कर पाए, जिससे फिलहीत के बबल गट से हम लोग दूर जा सके। शॉन फ्लेक्सट्रॉन रोडेन। और दोस्तों उनकी फिजिक भी बहुत ही कमाल की थी, लेकिन दोस्तों उनकी भी फिजिक में एक ग्लेरिंग फ्लॉ था, जो कि थी उनकी एक्सट्रीमली फ्लैट ट्राइसेप्स। काफी पोजेस में उनकी ट्राइसेप्स बिल्कुल ना के बराबर नजर आती थी, एकदम फ्लैट नजर आती थी। वो जो मास चाहिए होता है हम लोग को, वो जो हॉर्सशू चाहिए होता है ट्राइसेप्स में, वो उनकी ट्राइसेप्स में नजर नहीं आता था। जहाँ पे पोजेस लाइक साइड ट्राइसेप्स में उनका मेन फोकस उनका मिड सेक्शन, उनका प्लीजिंग फ्लो रहता था, क्योंकि उनकी ट्राइसेप्स इतनी अंडरवेलमिंग थी कि अगर वो साइड से पोज करते थे तो बहुत ही एक्सपोज हो जाते थे वो। लेकिन दोस्तों उनकी वीकनेस के साथ हम लोग को ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि वो ही एक ऐसे एथलीट है जो कि एस्थेटिक्स को वापस से लेके आए थे बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में, जहाँ पे कभी भी उनको वापस से चांस नहीं मिल पाया अपना मिस्टर ओलंपिया टाइटल डिफेंड करने के लिए, जहां पे उन पे इम्पोज्ड कुछ लीगल चार्जेस की वजह से नेक्स्ट ईयर वो कॉम्पीट नहीं कर पाए, और इससे पहले कि वो कॉम्पीट करते वो इस दुनिया से अलविदा हो गए। 2019 में शॉन रोडेन की कमी की वजह से कंपटीशन कंप्लीटली खुला हुआ था, कोई भी आके वहां पे जीत सकता था और कोई भी एक नया चैंपियन बन सकता था। ओलंपिया की हिस्ट्री में 2019 का मिस्टर ओलंपिया वन ऑफ द वीकेस्ट मिस्टर ओलंपिया बताया जाता है, और इस ओलंपिया के विनर रहे थे ब्रैंडन करी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ब्रैंडन करी की फिजिक कंप्लीटली फिनोमिनल थी, एक्सट्रीमली सिमेट्रिकल और काफी एस्थेटिक फिजिक कैरी किया करते हैं ब्रैंडन करी। लेकिन उनकी भी ग्लेरिंग फ्लो को ढूंढने के लिए हमको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उनका लेग एक बहुत ही कमजोर पार्ट था उनके होल फिजिक का, जहां उनके लेग्स उनकी अपर बॉडी के सामने बहुत ही छोटे पड़ जाते थे, बहुत ही फ्लैट, बहुत ही नैरो पड़ जाते थे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि उनकी अपर बॉडी जैसी थी, और खास करके अभी जैसी है, ऐसी अपर बॉडी के साथ वो मल्टीपल टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बन सकते थे। लेकिन उनकी फिजिक में लैक ऑफ बैलेंस की वजह से जजेस ने उनको वापस से रिवॉर्ड नहीं किया। दोस्तों अब अगला हमारा मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है बिग रैमी, जिसने काफी मेहनतों के बाद ये टाइटल जीती थी, जिसने काफी मेहनतों के बाद मिस्टर ओलंपिया अपने नाम किया था। एंड आई थिंक बिग रैमी की भी एक ऐसी फिजिक थी जो उनके करियर के स्टार्ट में इतनी फिनोमिनल थी कि हम लोग उनमें फ्लॉ नहीं निकाल सकते थे। लेकिन जैसे जैसे वो और ज्यादा अपनी फिजिक में मास ऐड करते गए, उनकी फिजिक और ज्यादा वर्स्ट होती गई। उनकी वेस्ट हम लोग को वाइड नजर आने लगी, उनके आर्म्स हम लोग को काफी छोटे दिखने लगे, उनकी बैक हम लोग को बहुत ही अजीब तरीके से दिखने लगी, और उनके लेग्स में जितनी भी डेफिनेशन थी वो सब गायब होने लगी। लेकिन दोस्तों ये बात के रैमी है, एक बीटन एंड बैटर्ड फिजिक वाले रैमी है। लेकिन अगर यही रैमी को हम लोग 2013, 14, 15 में देखें, तब इनकी फिजिक में हम लोग क्या फ्लॉ निकालेंगे। एंड आई थिंक यहाँ पे भी आंसर क्लियर है, उनकी फिजिक में हमेशा से फ्लॉ उनकी बैक ही रही है। अगर उनकी बैक शायद परफेक्ट होती तो मुझे नहीं लगता वो फिलहीत से इतनी बार हारते। आई थिंक जैसे ही वो सीन में इंटर हुए थे 2013 न्यूयॉर्क प्रो से, वैसे ही वो मिस्टर ओलंपिया जीतने लगते। हाँ उनको कंडीशनिंग भी नेल करनी पड़ती, लेकिन बिना कंडीशनिंग नेल किए भी वो काफी ऊपर प्लेस होते। लेकिन वही रैमी अपनी फिजिक में और ज्यादा मास ऐड करते हुए अपनी फिजिक को बहुत ही डेराई से अगली कर दिया। अब देखा जाए तो इसमें उनकी गलती नहीं है, ये स्पोर्ट भी यही डिमांड करता है, और मोस्ट प्रोबेबली जजेस ने भी बोला होगा उनसे कि तुमको और मास की जरूरत है, यहाँ 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 और ज्यादा तुम्हें मस्कुलैरिटी चाहिए, तो उन्होंने भी यही किया। लेकिन आई थिंक उनकी जो मस्कुलैरिटी 2015 तक थी उतनी ही रहती, और वो एक कमाल की रेजर शार्प कंडीशनिंग लेके आते, तो वो 2 ओलंपिया से काफी और ज्यादा ओलंपिया जीत सकते थे। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं हादी चुपन पर, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रगल्स के बाद मिस्टर ओलंपिया बने थे, जो कि अगेन एंड अगेन अपनी कंडीशनिंग नेल करते हुए आ रहे थे। लेकिन तब भी उनको रिवॉर्ड किया नहीं जा रहा था, तब भी उनको उन एथलीट से नीचे रखा जा रहा था जो कि उनसे वर्स फिजिक अपनी स्टेज पे लेके आ रहे थे। खैर पॉलिटिक्स असाइड अगर बात करें उनकी फिजिक की, तो काफी ज्यादा उनमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, लेकिन काफी ज्यादा उनमें वीक पॉइंट भी है। उनके स्ट्रेंथ की बात करें तो उनका चेस्ट, उनके लेग्स सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन उनकी वीकनेस की बात करें तो उनकी बैक, उनके आर्म्स मोस्ट डेफिनेटली उनका वीक पार्ट है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा वीक क्या है? आई थिंक बैक से भी ज्यादा
ज्यादा उनका वीक पार्ट उनका आर्म्स है। आई थिंक बैक तो अब हम लोग जैसा कि देख सकते हैं ये आर्नोल्ड क्लासिक में उन्होंने काफी इंप्रूव कर ली है, लेकिन आर्म्स में अभी भी वो क्लियर डेफिनेशन, वो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स हम लोग को नहीं नजर आता है। वो पीकीनेस उनके आर्म्स में हम लोग को नहीं नजर आती है, वो वॉल्यूम, वो राउंडनेस हम लोग को उनके ट्राइसेप्स में नहीं नजर आती है। इसकी वजह से आई थिंक उनके आर्म्स को मैं वीक पॉइंट बताना चाहूँ। अब दोस्तों हम लोग सबसे रिसेंट मिस्टर ओलंपिया की बात करें जो कि थे डेरिक लंसफर्ड, उनमें क्या कमजोरी थी? आई थिंक उनकी भी कमजोरी एक क्लियर कमजोरी थी, और उनकी कमजोरी बताने से पहले मैं ये जरूर ध्यान देना चाहूंगा कि गोल्डन एरा में काफी ज्यादा ऐसे एथलीट्स हम लोग ने देखे जिनमें फ्लॉज बहुत कम थे, जिनमें कमियां बहुत कम थी, जिनकी वीकनेस ढूंढने में हम लोग को मेहनत करनी पड़ रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग की क्या कमी निकाले, तो हम लोग उनकी हाइट कमी बोले दे रहे थे, उनका स्ट्रेचर कमी बोले दे रहे थे। लेकिन मॉडर्न डे बॉडी बिल्डर्स में काफी ज्यादा हम लोगों को कमियां दिखती हैं। अब ऐसा क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो फ्लॉलेस बॉडी बिल्डर्स हम लोग को बहुत कम देखने को मिलते हैं। खैर, अब हम लोग यहाँ पे बात करें डेरिक लंसफर्ड की कमी के बारे में, तो आई थिंक उनकी भी वीकनेस एकदम क्लियर है, जो कि उनके लेग्स हैं। उनके लेग्स का दोस्तों शेप भी बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, और उनके लेग्स की स्वीप भी बहुत कमाल की नहीं है। भले ही मैं ये मान रहा हूँ कि उनकी बैक इस टाइम बेस्ट बैक है, किसी की भी ऐसी बैक नहीं है जैसी डेरिक लंसफर्ड की बैक है, लेकिन लेग्स की बात करें तो वो काफी कमजोर पड़ जाते हैं। काफी लोगों के हिसाब से उनका चेस्ट भी एक बहुत ही वीक पॉइंट है, लेकिन आई थिंक उनके चेस्ट से भी ज्यादा उनका वीक पॉइंट उनके लेग्स पड़ जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम फ्रंट। साइड से तो उनके लेग्स ओकेश लगते हैं, लेकिन फ्रंट से उनके लेग्स उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें पहुंचाते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, डेरिक लंसफर्ड का कौन सा बॉडी पार्ट ज्यादा वीक है? उनके चेस्ट, उनकी ब्लड बाइसेप्स की उनके लेग्स? डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए, और आप लोग ये भी बताइए कमेंट्स में कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ आज की वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काफिला हिंदी चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।